नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा जब तक कृषि कानून को रद्द नहीं किया जाता तब तक वैक्सीन नहीं लेंगे। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसानों की ट्रैक्टर रैली पर बोला सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली में कौन आएगा कौन नहीं ये तय करना पुलिस का काम है और अब बुधवार को होगी अगली सुनवाई। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ट्रैक्टर रैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बोले किसान नेता कि ये है हमारी जीत। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा जब तक कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता तब तक वैक्सीन नहीं लेंगे। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने रविवार को ऐलान किया कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में अपनी प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली परेड निकालेंगे। सिंघू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसान नेताओं ने कहा कि हम गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में बाहरी रिंग रोड पर एक ट्रैक्टर परेड करेंगे। परेड बहुत शांतिपूर्ण होगी। गणतंत्र दिवस परेड में कोई भी व्यवधान नहीं होगा। किसान अपने ट्रैक्टरों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाएंगे। इतना ही नहीं, कई किसानों ने कहा कि जब तक कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर दिया जाता तब तक वे टीके नहीं लगवाएंगे। किसान नेताओं ने कहा कि वे हरियाणा और दिल्ली पुलिस से सहयोग करने का आग्रह करेंगे। हमारे ट्रैक्टर मार्च से किसी भी राष्ट्रीय विरासत स्थलों या किसी अन्य साइट पर कोई खतरा नहीं होगा। गणतंत्र दिवस परेड में वाहनों की झांकी और झांकियां शामिल होंगी जो ऐतिहासिक, क्षेत्रीय और अन्य आंदोलनों के प्रदर्शन के अलावा विभिन्न राज्यों की कृषि वास्तविकता को दर्शाएंगी। किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि इस दौरान किसी भी राजनीतिक पार्टी के झंडे की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस बीच कोरोना के खिलाफ भारत के टीकाकरण अभियान की शुरुआत करने के एक दिन बाद दिल्ली की सीमाओं पर विरोध कर रहे किसानों ने कहा कि वे तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने से पहले अपने गृह राज्यों में जानकर वैक्सीन लेने के लिए राजधानी नहीं छोड़ेंगे। रविवार को 63 साल के चामकौर सिंह और पंजाब के मोगा जिले के 61 वर्षीय उनके दोस्त दविंदर सिंह ने कहा कि जब तक कि तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता वे अपने गांव में टीकाकरण के लिए वापस नहीं आएंगे। यहां ध्यान देना जरूरी है कि कोरोना टीकाकरण के पहले फेज में हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स और उसके बाद 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। और दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों में सबसे अधिक संख्या 50 साल से अधिक उम्र वालों की है। मोगा जिले के दुड़ी के गांव में रहने वाले और कीर्ति किसान संघ के सदस्य चामकौर सिंह ने कहा कि हमने कई डॉक्टरों को यह कहते सुना है कि कोरोना पहले से मौजूद था और कम प्रतीक्षा वाले लोगों को प्रभावित करता था। यहाँ सड़कों पर हजारों गरीब लोग रहते हैं जिनके पास हाथ धोने या मास्क पहनने का कोई साधन नहीं है। वे कैसे मैनेज कर रहे हैं? हम मानते हैं कि कृषि कानूनों को बिना किसी प्रतिरोध के पारित करने के लिए लॉकडाउन सरकार का सिर्फ एक हथकंडा था। वहीं दविंदर सिंह ने कहा कि अगर हमें कोरोना होगा तो हम टीकाकरण करवाएंगे, अन्यथा नहीं लगवाएंगे। प्रदर्शनकारियों की भीड़ में कई अन्य लोगों ने कहा कि उन्हें कोविड-19 बीमारी की मृत्यु दर को लेकर सरकार के दावों पर भरोसा नहीं है। फिरोजपुर के मरूर गांव के किसान 28 वर्षीय बलप्रीत सिंह ने कहा कि हम पहले दिन से ही यहाँ हैं और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना असंभव है। फिर भी हमारे 100-200 लोगों के समूह में किसी को भी अब तक कोरोना नहीं हुआ। बीमारी से ज्यादा घातक बीमारी का डर होता है। अगर हम कृषि कानूनों की वजह से अपनी जमीन और घरों खो देते हैं तो हम वैक्सीन लेकर क्या कर लेंगे? यह लड़ाई जारी रहेगी और अब हम गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों की ट्रैक्टर रैली पर बोला सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली में कौन आएगा कौन नहीं यह तय करना पुलिस का काम। अब बुधवार को अगली सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ जारी हल्ला बोल के बीच किसानों ने ऐलान किया है कि वे 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। मगर इसे रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह दिल्ली पुलिस का काम है कि वह तय करे कि दिल्ली में कौन आएगा और कौन नहीं। कोर्ट ने कहा कि शहर में कितने लोग कैसे आएंगे ये पुलिस तय करेगी। अब इस मामले पर बुधवार यानी 20 जनवरी को सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा यह मामला कानून व्यवस्था से जुड़ा है और इसके बारे में फैसला पुलिस लेगी। इस मामले से निपटने के लिए आपके पास सारे अधिकार हैं। दिल्ली में किसे प्रवेश देना चाहिए इस बारे में फैसला करने का पहला अधिकार पुलिस को है। हम आपको यह नहीं बताने जा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। इस विषय पर 20 जनवरी को विचार करेंगे। पीठ ने कहा दिल्ली में प्रवेश का मामला न्याय व्यवस्था से जुड़ा है और पुलिस इस पर फैसला करेगी। उसने कहा अटॉर्नी जनरल, हम इस मामले की सुनवाई स्थगित कर रहे हैं और आपके पास इस मामले से निपटने का पूरा अधिकार है। दरअसल उच्चतम न्यायालय सोमवार ने केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई की जो दिल्ली पुलिस के मार्फत दायर की गई है। याचिका के जरिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह
समारोह में व्यवधान डाल सकने वाले किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली या इसी तरह के अन्य प्रदर्शन को रोकने के लिए न्यायालय से आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। दरअसल कृषि कानूनों का प्रदर्शन कर रहे किसान यूनियनों ने कहा कि वे गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में अपनी प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड निकालेंगे और साथ ही उन्होंने कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने तक अपना आंदोलन जारी रखने की प्रतिबद्धता जाहिर की। वहीं दूसरी ओर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 19 जनवरी को होने वाली वार्ता के अगले दौर में कानूनों को निरस्त किए जाने की बजाय विकल्पों पर चर्चा करने का आग्रह किया। आज सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानूनों के मुद्दे पर सुनवाई भी है। भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने रविवार को नागपुर में पत्रकारों से कहा कि किसान केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ मई 2024 तक प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं और दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा किसानों का आंदोलन वैचारिक क्रांति है। उन्होंने कहा, हम मई 2024 तक प्रदर्शन करने को तैयार हैं। हमारी मांग है तीनों कानूनों को वापस लिया जाए और सरकार एमएसपी को कानूनी गारंटी प्रदान करे। यूनियन नेता योगेंद्र यादव ने सिंगू सीमा स्थित प्रदर्शन स्थल पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, हम गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में बाहरी रिंग रोड पर एक ट्रैक्टर परेड करेंगे। परेड बहुत शांतिपूर्ण होगी। गणतंत्र दिवस परेड में कोई भी व्यवधान नहीं होगा। किसान अपने ट्रैक्टरों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाएंगे। प्राधिकारियों ने किसानों द्वारा प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च या ऐसे किसी अन्य प्रकार के विरोध प्रदर्शन पर रोक की मांग को लेकर उच्चतम न्यायालय का रुख किया है ताकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में किसी तरह की बाधा न आए। यह मामला अदालत में लंबित है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रैक्टर रैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बोले किसान नेता, ये हमारी जीत। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने देनी है या नहीं, ये तय करना पुलिस का काम है। ऐसे में अब गणतंत्र दिवस के दिन किसानों का ट्रैक्टर मार्च होगा, इस पर दिल्ली पुलिस के हाथ में गेंद जाती दिख रही है। हालांकि अदालत में बुधवार को फिर मामला सुना जाएगा। किसान नेता सतराम सिंह पन्नू का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ट्रैक्टर रैली के मामले में दखल न देना किसानों की जीत है। पुलिस और केंद्र सरकार इस मसले पर किसानों से बात करे। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी रैली निकालेंगे। उन्होंने कहा कि हम अपनी रैली से गणतंत्र दिवस की परेड को परेशान नहीं करेंगे। हम अलग इलाके में अपनी रैली निकालेंगे। अगर पुलिस रोकती है तो हम फिर भी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। ट्रैक्टर रैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रामलीला मैदान में प्रदर्शन की इजाजत पर पुलिस को फैसला करना है। साथ ही अदालत ने कहा कि शहर में कितने लोग कैसे आएंगे ये पुलिस तय करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या अब अदालत को बताना होगा कि सरकार के पास पुलिस एक्ट के तहत क्या शक्ति है। अब सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को इस मामले पर सुनवाई होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सूट बूट वाले दोस्तों का कर्ज माफ, अन्नदाताओं की पूंजी साफ, राहुल गांधी का सरकार पर वार। जी हां दोस्तों, केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ एक और किसान आंदोलन पर बैठे हैं तो दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां खासकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमला बोल रही हैं। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़ी कांग्रेस ने मोदी सरकार को एक बार फिर निशाने पर लिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर कुछ पूंजीपतियों का कर्ज माफ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार अन्नदाताओं की पूंजी साफ करने में लगी है। राहुल गांधी ने सोमवार को ग्राफिक्स शेयर करते हुए ट्वीट में लिखा, अपने सूट बूट वाले दोस्तों का 8,75,000 करोड़ कर्ज माफ करने वाली मोदी सरकार अन्नदाताओं की पूंजी साफ करने में लगी है। बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 50 दिनों से ज्यादा समय से दिल्ली की सीमा पर डटे हैं। प्रदर्शनकारी किसान कृषि कानूनों को रद्द करने से कम पर मानने को तैयार नहीं है। सरकार की गतिरोध खत्म करने की अब तक की सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं। किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में किसान परेड निकालने की चेतावनी दी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट कृषि कानूनों और दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शनों से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत गतिरोध को समाप्त करने के लिए समिति के एक सदस्य के अलग कर लेने के मामले पर भी ध्यान दे सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव जीते तो दिलीप घोष होंगे बंगाल के अगले सीएम, सांसद के दावे पर भाजपा में रार, कई वरिष्ठ नेता भी नाराज। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल भाजपा प्रमुख दिलीप घोष का नाम सीएम उम्मीदवार के रूप में उछलने पर राजनीति गर्मा गई है। रविवार 17 जनवरी 2020 को बिष्णुपुर से भाजपा सांसद सौमित्र खान ने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि अगर पार्टी सत्ता में आई तो दिलीप घोष बंगाल के अगले सीएम होंगे। उनके दावे पर शिव प्रकाश, कैलाश विजयवर्गीय और अमिताभ चक्रवर्ती सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने नाराजगी जताई और सौमित्र खान को फटकार लगाई। शिव प्रकाश भाजपा के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव हैं, विजयवर्गीय भगवा दल के राष्ट्रीय महासचिव हैं और बंगाल चुनाव में बड़ी भूमिका में है। इसी तरह अमिताभ चक्रवर्ती भाजपा के राज्य महासचिव हैं। घटनाक्रम पर भाजपा के अंदरूनी सूत्रों ने बताया, तीनों नेताओं ने मीटिंग में दिलीप घोष के सामने सौमित्र को खूब लताड़ लगाई। उन्हें अपनी जबान नियंत्रित रखने के लिए कहा गया। मीटिंग में विजयवर्गीय ने यहां तक कह डाला कि दोबारा ऐसी हरकत करने पर सांसद को कारण बताओ नोटिस भेजा जाएगा। उन्होंने बताया गया कि भाजपा विधायक और पार्टी की संसदीय समिति मुख्यमंत्री के चुनाव पर फैसला करेगी। हाल ही में पश्चिम मिदनापुर के देउली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए खान ने कहा कि दिलीप घोष बंगाल के अगले सीएम होंगे। उन्होंने कहा, दिलीप दादा सच्चे नेता हैं। उन्होंने पारिवारिक जीवन तक भी नहीं जिया। मुझे
पूरा विश्वास है कि वो एक दिन बंगाल के सीएम बनेंगे। मामले में भाजपा पदाधिकारी ने कहा कि पार्टी ने अब स्पष्ट नहीं किया है कि राज्य का अगला सीएम उम्मीदवार कौन होगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सिर्फ इतना बताया कि मुख्यमंत्री चेहरा बंगाल की मिट्टी का ही होगा। हालांकि पार्टी में सीएम पद के कोई दावेदार भी हैं। भाजपा सूत्रों के अनुसार अगर विधानसभा चुनाव में भाजपा बहुमत लाती है तो निसंदेह घोष इस पद के प्रमुख दावेदार हैं। हालांकि पार्टी के राज्यसभा सदस्य स्वपन दासगुप्ता, केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, सांसद लॉकेट चटर्जी, टीएमसी छोड़ भगवा दल में आए शुभेंदु अधिकारी भी प्रमुख दावेदारों में से एक माने जा रहे हैं। जानना चाहिए कि राज्य में भाजपा नेता अगले महीने में बंगाल में रथ यात्रा निकालने की योजना पर काम कर रहे हैं। ये रथ यात्रा राज्य की सभी 294 विधानसभा सीटों को कवर करने वाली है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नागपुर में बोले भाकियू नेता राकेश टिकैत, किसान मई 2024 तक प्रदर्शन के लिए तैयार। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने रविवार को कहा कि किसान केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ मई 2024 तक प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं और दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा किसानों का आंदोलन वैचारिक क्रांति है। नागपुर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए टिकैत ने कहा कि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी चाहते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान 26 नवंबर 2020 से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि तीनों नए कानूनों को वापस लिया जाए, जिन्हें केंद्र ने कृषि क्षेत्र में बड़ा सुधार बताया है। किसानों ने आशंका जताई है कि नए कानून एमएसपी के सुरक्षा घेरे को समाप्त करने और मंडी प्रणाली को बंद करने का रास्ता साफ करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने गत मंगलवार को नए कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। टिकैत से जब पूछा गया कि किसान कब तक प्रदर्शन करेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि हम मई 2024 तक प्रदर्शन करने को तैयार हैं। हमारी मांग है कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए और सरकार एमएसपी को कानूनी गारंटी प्रदान करे। गौरतलब है कि देश में अगले लोकसभा चुनाव अप्रैल मई 2024 के आसपास ही होने की संभावना है। अमीर किसानों द्वारा प्रदर्शन में मदद किए जाने के आरोपों को खारिज करते हुए टिकैत ने कहा कि गांव और अनेक संगठनों के लोगों ने इसमें भाग लिया है। उन्होंने कहा कि यह दिल्ली से शुरू हुई किसानों की वैचारिक क्रांति है और विफल नहीं होगी। गांव में किसान चाहते हैं कि हम तब तक नहीं लौटें जब तक तीनों कृषि विधेयकों को वापस नहीं लिया जाता। टिकैत ने कहा कि सरकार विधेयकों को वापस नहीं लेने के अपने रुख पर अड़ी है और आंदोलन लंबे समय तक चलता रहेगा। उन्होंने कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया, लेकिन कहा कि शीर्ष अदालत द्वारा गठित समिति में जो सदस्य हैं, उन्होंने कृषि विधेयकों का समर्थन किया था। टिकैत ने कहा, हम अदालत द्वारा गठित समिति के समक्ष नहीं जाना चाहते। सरकार ने भी कहा है कि सरकार और किसान इस मुद्दे पर समाधान खोज लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि देश में विपक्षी दल कमजोर है और इसलिए किसानों को केंद्र के नए कानूनों के खिलाफ यह आंदोलन शुरू करना पड़ा। किसानों के प्रदर्शन का समर्थन करने वाले कुछ लोगों को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के नोटिस पर उन्होंने कहा कि जो लोग आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हैं, उन्हें अदालत के मामलों, जेल और संपत्ति सील किए जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में कांग्रेस का साथ देगा लेफ्ट, बोले विमान बोस। धार्मिक ध्रुवीकरण से बचाने को बीजेपी टीएमसी के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अब विधानसभा चुनाव होने में बेहद कम समय रह गया है। इस बीच राज्य में सभी पार्टियां और नेता अपने समीकरण बनाने की कोशिशों में जुट गए हैं। इसी के तहत लेफ्ट पार्टियों ने अब कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बंगाल में लेफ्ट फ्रंट के अध्यक्ष विमान बोस ने कहा है कि बंगाल को तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच धार्मिक ध्रुवीकरण से बचाने के लिए हम कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि इसे लेकर हमारे और कांग्रेस के बीच कोई भ्रम नहीं है। विमान बोस ने आगे कहा, हम चुनाव साथ लड़ेंगे, लेकिन अभी सीट बंटवारे पर दोनों पार्टियां बात कर रही हैं। इससे पहले लोकसभा में कांग्रेस के नेता और बंगाल से ही सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, दोनों पार्टियों कांग्रेस और लेफ्ट ने नैतिकता के तौर पर मान लिया है कि एकजुट होकर चुनावी जंग छेड़नी है। हम मिलकर सारे राजनीतिक आंदोलन कर रहे हैं। सीट बंटवारे का मुद्दा अभी अंतिम चरण में नहीं पहुंचा है। दोनों पार्टियों को एहसास है कि हमें एक साथ लड़ना है। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव की कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों में पहले ही भी बैठक हुई है। हालांकि अब तक सीट बंटवारे पर बात नहीं बन पाई है। पिछले हफ्ते ही वाम मोर्चा और कांग्रेस ने फरवरी या मार्च में कोलकाता में संयुक्त रूप से एक विशाल रैली का आयोजन करने की बात कही थी। कांग्रेस के साथ बैठक के बाद तब बोस ने कहा कि सभी दलों ने संयुक्त रूप से ब्रिगेड परेड ग्राउंड में फरवरी या मार्च में एक महारैली करने का फैसला किया है। बता दें कि कांग्रेस और वाम दलों ने 2016 का राज्य विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था। हालांकि बुरी तरह हार मिलने के बाद दोनों दल अलग हो गए। 2019 के लोकसभा चुनावों में दोनों पार्टियां अलग अलग हो गई थी। इसके बावजूद तृणमूल कांग्रेस की टक्कर में भाजपा आ गई, जिसने राज्य के 18 सीटों पर कब्जा जमाया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जो अच्छे काम समाजवादी सरकार में हुए थे, भाजपा सरकार ने उन्हें भी बर्बाद कर दिया। अखिलेश। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल के 4 सालों में सार्थक तो कुछ किया नहीं, जो अच्छे काम समाजवादी सरकार में हुए थे उन्हें भी बर्बाद कर दिया।
प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं खुद बीमार हो गई है। गरीब का इलाज महंगा तो हुआ ही, अस्पतालों में अव्यवस्था का शिकार भी वही बन रहा है। मुख्यमंत्री जी की कोशिश हर क्षेत्र में कथित उपलब्धियों पर श्रेय लेने की रहती है, हकीकत से उनका कोई वास्ता ही नहीं है। भाजपा को वैक्सीन पर दावा क्यों करना चाहिए? यह एक अत्यंत संवेदनशील मसला है। समाजवादी पार्टी का वैज्ञानिकों की दक्षता पर पूरा भरोसा है, पर भाजपा की ताले थाली वाली अवैज्ञानिक सोच एवं भाजपा सरकार की चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। जनता में भरोसा हो, इसके लिए सरकार को टीकाकरण में पारदर्शिता के साथ व्यवस्था की खामियां भी दूर होनी चाहिए। भाजपा नादान की दोस्ती जी का जंजाल बन जाती है। मथुरा जिला अस्पताल में बुजुर्ग महिला मरीज को स्ट्रेचर तक नहीं मिला, बेटा ठेले पर मां को लादकर अस्पताल पहुंचा। पहले भी ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जब एम्बुलेंस और स्ट्रेचर के अभाव में अस्पतालों में कई जानें चली गई। अमेठी के जिला अस्पताल में तो महिला डॉक्टर ही नहीं है, वहां आने वाली बीमार और गर्भवती महिलाओं का कोई हाल पूछने वाला नहीं। किसी महिला को इलाज कराना हो तो उसे 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। भाजपा राज्य में सर्वाधिक परेशान महिलाएं ही होती हैं। उनके नाम पर तमाम कल्याण योजनाएं हवा में ही लागू हो रही हैं। मुरादाबाद के जिला अस्पताल में सर्जिकल महिला वार्ड के भीतर बेड पर कुत्तों के बैठे होने और परिसर में उनके बैरोक टोक घूमने के दृश्य तो खूब वायरल हो चुके हैं। राजधानी लखनऊ के कई अस्पतालों में भी एक दृश्य दिखाई दे जाते हैं। नवजात शिशुओं के साथ निर्मम और अमानवीय व्यवहार की घटनाएं विचलित कर जाती हैं। भाजपा सरकार की गलत और प्राथमिकता रहित नीतियों के चलते स्वास्थ्य सेवाओं का चरमरा जाना स्वाभाविक है। तमाम अस्पतालों में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के हजारों पद खाली पड़े हैं। ऐसी हालत में लखीमपुर खीरी के संपूर्ण नगर और बड़ी फंडा के स्वास्थ्य केंद्रों में फार्मासिस्ट ही अस्पताल चला रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की अनुपस्थिति से झोला छाप डॉक्टरों का धंधा फल फूल रहा है। अवैध ढंग से तमाम नर्सिंग होम भी खुल गए हैं। समाजवादी सरकार के समय जितने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बने थे, उतने ही आज भी संचालित हैं। भाजपा सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने और गरीबों के सस्ते इलाज की दिशा में कुछ किया ही नहीं। समाजवादी पार्टी की सरकार ने ही गंभीर बीमारियों कैंसर, किडनी, लीवर और हार्ट के मुफ्त इलाज की सुविधा दी थी। राजधानी लखनऊ में कैंसर अस्पताल बनाया था। भाजपा सरकार ने जनता को बेहतर जिंदगी के साधन देने के बजाय प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को ही आईसीयू में भर्ती कर दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वैक्सीन के निर्यात पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा देश के लोगों को नहीं लगा है टीका तो ब्राजील को क्यों बेचा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने ब्राजील को कोरोना की वैक्सीन बेचे जाने को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि जब देशवासियों को अब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं लगी है तो फिर ब्राजील को वैक्सीन निर्यात क्यों किया जा रहा है। बता दें कि सरकार ने ब्राजील को कोरोना की 20 लाख डोज भेजने का फैसला किया है। पिछले हफ्ते ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर भारत बायोटेक एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की 20 लाख डोज तत्काल देने का अनुरोध किया था। सुरजेवाला ने कहा, अभी भारत की जनता को ही वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाई है तो इसका निर्यात क्यों किया जा रहा है। सवाल ये है, भारत की पूरी जनसंख्या को टीका लगाए जाने से पहले वैक्सीन की निर्यात की अनुमति क्यों दी गई। सरकार को सभी के लिए कोरोना वैक्सीन मोदी सरकार की नीति होनी चाहिए। बता दें कि अमेरिका के बाद ब्राजील में कोरोना के सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। ब्राजील में कोरोना से अब तक 2 लाख से लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इस बीमारी की चपेट में 80 लाख से लोग आ चुके हैं। राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने पत्र लिखकर नरेंद्र मोदी से कहा है कि ब्राजील पर टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने मुफ्त वैक्सीन के सवाल पर केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार को ये बताना चाहिए कि देश में कितने लोगों को फ्री में टीका दिया जाएगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने बाजार में उपलब्ध होने वाले टीके की कीमत पर भी सवाल उठाए। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, हमने 2011 में देश को पोलियो मुक्त बनाया है। आज से पहले टीकाकरण कभी प्रचार का माध्यम नहीं बना। टीकाकरण आपदा का अवसर नहीं हो सकता है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, वैक्सीन के 1 डोज की कीमत बाजार में 1000 रुपए है। ऐसे में प्रति व्यक्ति को 2 डोज के लिए 2000 रुपए चुकाने होंगे। कंपनी सरकार को 200 रुपए प्रति डोज के हिसाब से वैक्सीन बेच रही है। वहीं लोगों को 166 रुपए अतिरिक्त का भुगतान करना होगा। ऐसे में देश के 100 करोड़ लोगों को 1,60,000 करोड़ रुपए की राशि देनी होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता के गढ़ में शिवसेना भी कूदी, उद्धव ने किया बंगाल में चुनाव लड़ने का ऐलान। जी हां दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना ने भी कमर कस ली है। ममता के गढ़ में इस बार शिवसेना भी उतरेगी। रविवार को पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कहा कि हमने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हम जल्द कोलकाता पहुंच रहे हैं। शिवसेना के चुनावी ऐलान के बाद बंगाल का सियासी पारा बढ़ना तय है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जहां पूरी ताकत के साथ मैदान में है, वहीं AIMIM ने बंगाल में चुनाव लड़ने की पहले ही घोषणा कर चुकी है। अब शिवसेना की एंट्री TMC के लिए नई आफत बनकर आ गई है। बता दें कि ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली सरकार का कार्यकाल 30 मई को खत्म होने जा रहा है। 2013 के बंगाल चुनावों में बीजेपी
आज की तुलना में एक कमजोर पार्टी हुआ करती थी, लेकिन अब हालात बदले हुए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में उसके खाते में राज्य की 18 सीटें आई। बीजेपी ने बंगाल में अपनी जमीन बनाई, इसे कोई नहीं नकार सकता। ऐसे में अब शिवसेना की एंट्री किसे फायदा नुकसान पहुंचाएगी, ये देखना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेता बोले, हम यहाँ ठंड से मर रहे और सरकार हमें दे रही तारीख पे तारीख। जी हाँ दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली से लगने वाली विभिन्न राज्यों की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। सरकार के साथ उनकी कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन सभी बेनतीजा रही है। एक तरफ किसान संगठन के नेता तीनों कानूनों को रद्द करने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, वहीं सरकार ने भी अपनी मंशा साफ कर दी है। आंदोलन कर रहे किसानों को बढ़ती ठंड की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।